थे, आई मीन टाइप भी नहीं कह सकते हम। हमने 5 ट्रांसपोर्ट के जो प्रोसेसेस हैं वो पढ़े थे, जिनमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, ये 5 ऐसे तरीके पढ़े थे हमने, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। क्या, अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो अलग अलग टाइप के, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड्स हैं, मोनोसेक मतलब जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट को हम पहले मोनोसेकेराइड्स के अंदर हम उसका ब्रेक डाउन करते हैं, आफ्टर दैट जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो डाइजेस्ट होते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि मोनोसेकेराइड जो है वो किस तरह से अब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। तो मेनली जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट के जो है मोनोमर यूनिट्स होती हैं। अब वो क्या करती हैं, वो पूरे के पूरे अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, इस वजह से वो क्या करते हैं, कुछ फाइबर्स छोड़ देती हैं हमारे जो फीसिस के अंदर, ठीक है। अब जो मोनोसेकेराइड्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन है वहां से पास हो जाती हैं एपिथेलियम सेल्स के अंदर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूज करके। उसके बाद क्या होता है, ये तो थी मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स में अगर हम बात करें, वो होंगी फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ठीक है। ये 3 टाइप की जो शुगर है जिनका हमने डाइजेशन करवाना है। अब जो फ्रक्टोज होती हैं वो क्या होती है, फ्रूट वगैरह के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मतलब डाउन जाती हैं, हायर से लोअर की तरफ जाती हैं, और ये होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर। अगर हम वही बात करें ग्लूकोज और गैलेक्टोज की, ठीक है, वो होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के थ्रू। प्रोसेस का नाम है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस प्रोसेस के थ्रू वो क्या होती हैं, अब्जॉर्ब होती हैं सेल्स के अंदर, विलाइस के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर Na पॉजिटिव प्रेजेंट होता है, और ये Na पॉजिटिव क्या होता है, या तो वो ग्लूकोज के साथ या वो गैलेक्टोज के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये एक्टिव या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो है वो करवाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था Na पॉजिटिव जो है वो ऐड होके ब्लड के अंदर स्प्रेड हो जाता है, और इसके अंदर एटीपी जो है वो यूज करी जाती है। अब इस तरह के जो एग्जांपल्स है, इसके अंदर हमने 2 देखने हैं, जिसके अंदर SGLT1 है, ठीक है, और ग्लूट है। ये क्या होते हैं, ये 2 टाइप के ट्रांसपोर्टर होते हैं। जो SGLT1 होता है वो होता है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इसके अंदर क्या होती है, सोडियम की हेल्प से जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। अब ये जो होता है, ये मेनली ग्लूकोज या गैलेक्टोज के ट्रांसफर में हेल्प करता है। जो एनर्जी होती है इसके अंदर नीडेड होती है ग्लूकोज या गैलेक्टोज को मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि सोडियम आयन है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। इसी के साथ साथ जो कुछ को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जो को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स की बात हमने करी थी, ये वो वाले प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक मॉलिक्यूल को जो है वो अंदर की साइड ट्रांसफर होने में हेल्प करते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो सेल लाइनिंग है ल्यूमेन की, इंटेस्टाइन की, वो अब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब ये जो ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स हैं ये हेल्प करते हैं सेल लाइनिंग की अब्जॉर्ब करने में। अब change हो जाए। अब उसके बाद जब एक बार जो हमारा ग्लूकोज है वो जब अंदर की साइड चला जाता है एपिथेलियम सेल के अंदर, तो जो सोडियम आयन था, जो सोडियम आयन है वो क्या रह जाता है, वापस से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे मतलब सिंपल से सोडियम आयन का काम क्या है, वो एज अ ट्रांसपोर्टर एक्ट करेगा। ग्लूकोज के साथ ऐड हो गया, ऐड होके उसको एपिथेलियम लाइनिंग के अंदर ले गया, जैसे ही अंदर गया ग्लूकोज तो ब्लड के अंदर चला गया, और जो Na पॉजिटिव था वो वापस से उसको बाहर फेंक देता है, ठीक है। इस तरह से वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है, और इसे कहा जाता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो इस तरह से जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इसे GLUT2 कहा जाता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। देखो यहाँ पे जो वर्ड यूज करा गया है ट्रांसपोर्टर 2, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर 1 यूज करा गया है। इसका मतलब क्या है कि इस तरह के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं बॉडी में अलग अलग जगह भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर इसका यहाँ पे GLUT2 T2 है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं GLUT T1 भी कहीं पे प्रेजेंट होगा। जैसे उसका जो सोडियम वाला है उसका अगर यहाँ पे T1 है तो उसका T2 कहीं और बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ग्लूकोज है और जो गैलेक्टोज है, इनकी जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। अगर हम बात करें GLUT2 की, तो वो क्या होता है, इसके अंदर 5 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स कैरी करे जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सॉरी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। मतलब कि एक सेल मेम्ब्रेन है, उसमें जो है वो 5 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक साथ जो है वो इधर से इधर लाए जाते हैं, ठीक है। ये जो ट्रांसपोर्टर चेंज कर देते हैं। अब इसके बाद जो ट्रांसपोर्टर यूज करे गए हैं, जैसे कि Na पॉजिटिव हमने एज अ ट्रांसपोर्टर यूज करा था, ये क्या करता है, ये चेंज कर देता है कॉन्फ़िगरेशन को, so that the shape of the transporter molecule bind glucose on its extracellular side, that other shape binds glucose to the intracellular side। अब इसकी वजह से क्या होगा
कि ग्लूकोज जो है वो इंट्रासेलुलर की साइड बाइंड हो जाएगा, मतलब अंदर की साइड हो जाएगा, और उसके बाद जो ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल था जो ग्लूकोज के साथ बाइंड था वो वापस से एक्स्ट्रा सेलुलर की साइड चला जाएगा। देखो इसके अंदर इन्होंने दिखा रखा है, इधर वाली साइड जो है वो गट की ल्यूमेन है, इधर वाली साइड अपना ब्लड है। ठीक है, तो हमें यहाँ से है इनको यहाँ पे ट्रांसफर करवाना है। इन्होंने दोनों ट्रांसपोर्टर्स दिखा रखे हैं, यहाँ पे जो है SGL1 है, सॉरी SGT1 है, और यहाँ पे जो है वो GLUT2 प्रेजेंट है। यहाँ से ग्लूकोज का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से Na पॉजिटिव की हेल्प से ट्रांसफर हो रहा है फ्रक्टोज का या ग्लूकोज का। ठीक है, जैसे भी है, यहाँ से Na पॉजिटिव है, यहाँ पे ऐड हो गया है इसके साथ। जैसे ये Na पॉजिटिव इसको अंदर छोड़ देगा और ये वापस से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई कि मोनोसेकेराइड्स का या फिर ग्लूकोज गैलेक्टोज इनका ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है? यस मैम। ओके, ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड। जस्ट अ मिनट अनिश। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा था मोनोसेकेराइड्स का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है। नाउ अमाइनो एसिड का, डाइपेप्टाइड का और ट्राइपेप्टाइड का, यानी कि प्रोटीन्स का। ठीक है, मोस्टली जो हम बात कर रहे हैं प्रोटीन्स का। अमाइनो एसिड एक है, उसके बाद जो है वो मिलके जो है उन्होंने दो पेप्टाइड्स बना लिए हैं, ट्राइपेप्टाइड्स बना लिए। तो प्रोटीन्स का डाइजेशन किस तरह से होता है? तो वो जो मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के थ्रू ही जाते हैं, ड्यूडेनम से जुजोनम से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन है वहां पे होता है। ठीक है, तो उसी एरिया से उनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है डायरेक्टली टू द ब्लड। नॉर्मली जो 95 टू 98% के जो प्रोटीन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वहीं से अब्सॉर्ब हो जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो जो अब्सॉर्प्शन होता है अमाइनो एसिड का, अब्जॉर्प्टिव सेल्स जो होती हैं, विलाइस प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो विलाइस प्रेजेंट होती हैं उसके थ्रू हो जाता है, वहीं से हो जाता है। और किसकी हेल्प से? यहाँ पे देखो वर्ड यूज करा गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने बार बार बताया है कि वहां पे Na पॉजिटिव की हेल्प से और एनर्जी की हेल्प से, एटीपी की हेल्प से जो है ट्रांसपोर्ट होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एब्जॉर्प्टिव सेल्स की स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो क्या करते हैं, उसके ऊपर एटलीस्ट 4 सोडियम डिपेंडेंट अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि 4 जो हैं सोडियम डिपेंडेंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि वो Na पॉजिटिव के ऊपर डिपेंड है। ऑब्वियसली जो है हमने पहले भी बात कर ली, अगर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो उसके अंदर जो Na पॉजिटिव का रोल होगा ही होगा। इसमें से जो 4 होते हैं उनमें से 2 जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं नेचुरल, जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं उनके, मतलब 4 में से 2 तो ऐसे हैं जो न्यूट्रल को ट्रांसफर कर रहे हैं, और एक उनमें से बेसिक को ट्रांसफर करता है, और एक जो होता है वो एसिडिक को ट्रांसफर करता है। ठीक है, इस तरह से जो मान लो जो एक ट्रांसपोर्टर है वो लोड हो गया है, उसके ऊपर जो अमाइनो एसिड है वो लोड हो गया है, तो जो सोडियम आयन है और जो अमाइनो एसिड है वो क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशनल चेंज हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशनल चेंज का मतलब क्या है कि ये हमारी मेम्ब्रेन है, मान लो यहाँ पे ये हमारा प्रोटीन है। ठीक है, इसके ऊपर जो है यहाँ पे जो है वो हमारा अमाइनो एसिड ऐड हो गया, तो ये इधर से इधर मूव कर जाएगा, ये इधर वाला एरिया बाहर की साइड चला जाएगा और ये वाला जो है वो अंदर की साइड चला जाएगा। ठीक है, ऐसे फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेगा, अमाइनो एसिड्स को अंदर की साइड कर देगा, जिसकी वजह से अंदर कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट है, जो अमाइनो एसिड किसी चीज के साथ अटैच हो जाएगा वो वापस बाहर नहीं आएगा, लेकिन वो जो Na पॉजिटिव था वो वापस से बाहर निकल जाएगा सेल से। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशनल चेंज हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो अमाइनो एसिड का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर होता है, विलाई के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरा जो ट्रांसपोर्टर होता है अलग जो है, उसके अंदर क्या होता है, जो अब्जॉर्प्शन होता है डाइपेप्टाइड का या ट्राइपेप्टाइड का होता है, एपिथेलियम सेल्स के अंदर ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। अब इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो सिम्पोर्टर होता है। सिम्पोर्टर का मतलब क्या होता है कि वो दोनों साइड ले जाया जा सकता है। ठीक है, वो तो जो डाइपेप्टाइड से ट्राइपेप्टाइड जो होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है। H पॉजिटिव आयन को क्या करता है, इनसाइड अंदर वाली, H पॉजिटिव आयन को अंदर वाली साइड ले जाता है अब्जॉर्प्टिव सेल्स के। उसके बाद क्या होगा, वो हाइड्रोलाइज कर देते हैं जो सिंगल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट थे इंट्रासेलुलर जो स्पेस था पेप्टाइड्स का, उनको हाइड्रोलाइज कर देते हैं। हाइड्रोलाइज करने के बाद वो जो सारे अमाइनो एसिड्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है अब्जॉर्प्शन होता है पेप्टाइड्स का। वो तुम एक बार थोड़ा सा ध्यान से भाई डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि अगर इतने स्लो स्पीड में हम चलेंगे तो हमारा सिलेबस बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। हमने बात करी है कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं, प्रोटीन कैसे होते हैं। नाउ लिपिड्स, जो प्रोडक्ट होता है डाइजेशन फैट का या ऑयल जो है, जो ट्राइग्लिसराइड्स जो यूज होते हैं, जो ग्लिसरॉल्स यूज होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, वो लाइपेज की एक्टिविटी से होते हैं, जिसकी वजह से जो फ्री एसिड्स होते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं वो यूज करे जाते हैं।
ग्लिसरोल या फिर जो दो 2 मोनोग्लिसरोल्स होते हैं, इस तरह का, मतलब इनका अब्जॉर्प्शन जो है हमने करना है। जो 90% जो 95% जो लिपिड्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही अब्जॉर्ब होते हैं। तुमने ध्यान दिया होगा कि जो मोस्टली जो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। जो भी अब्जॉर्प्शन होना हो, फूड डाइजेस्ट हो चुका है, अब उसमें से डाइजेस्टेड फूड में से जो है ब्लड के अंदर जो भी हमें भेजना है वो वहीं पे होता है। जो स्मॉल और जो शॉर्ट चेन्स होती हैं फैटी एसिड्स की, उसके अंदर ज्यादा वाटर सोल्यूबल और जो डिजोल्व होते हैं, मतलब कि जो फैटी एसिड्स होती हैं वो वाटर सोल्यूबल होती हैं कुछ, तो वो क्या करते हैं, उसको जो वाटरी चाइम प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन के अंदर उसके अंदर डिजोल्व कर देते हैं। अब वो जो वाटरी चाइम था, मतलब कि उसके अंदर वो डिजोल्व हो गई, अब वो जो डिजोल्व वाटर था वो क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन कर जाएगा, सेल्स के अंदर चला जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, मतलब वो सिंपल रूट है जो मोनोसेक्राइड से अमाइनो एसिड्स ने लिया था, उसी ब्लड कैपिलरीज के अंदर वो चला जाएगा। उसके अलग है जो जो लार्ज चेन्स होती हैं, ये तो थी स्मॉल चेन। स्मॉल चेन जो है वो वाटर सोल्यूबल है, वो वाटर में सोल्यूबल, मतलब जो वो हो जाएंगी, उसके वाटर के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगी, देन वो फर्दर डिफ्यूजन से अंदर चली जाएंगी। अब अगर हम बात करें लार्ज जो चेन्स होती हैं, लार्ज शॉर्ट चेन जो होती है फैटी एसिड्स की, या फिर जो लॉन्ग चेन्स होती हैं फैटी एसिड्स की, मोनोग्लिसराइड्स होती हैं, उसके अंदर चाइम जो प्रेजेंट होता है वो एंटर कर जाता है, और ड्यूडेनम या स्टमक के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब जो इनका बड़ा साइज होता है, वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनको थोड़ा डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। वाटर के अंदर जो ये हैं ऐसे ही रहती हैं, जो इंटेस्टाइन का चाइम है, इसीलिए इनको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल साल्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। अब जो बाइल एसिड है या फिर बाइल जूस है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बाइल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि उस टाइम के अंदर प्रेजेंट, मतलब कि जो भी बाइल जूस रिलीज हुआ है उसके अंदर बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वो मिसल फॉर्मेशन कर लेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, वो मिसल फॉर्मेशन वाला सारा का सारा मैकेनिज्म यही है। मिसल बनाने के बाद वो वहां पे जाएंगे, एंडोथेलियम जो एपिथेलियम सेल्स है वहां तक जाएंगे, वहां जाके वो डायरेक्टली उनकी सेल्स के अंदर उसको एंटर करवा देंगे। तो इस तरह से क्या है, हमारे जो फैटी एसिड्स हैं उनका जो डाइजेशन है वो टेक प्लेस होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, ल्यूमेन ऑफ, इसमें देखो, इसमें यहाँ पे जो इसने है ये दिखा रखा है, ये वाला एरिया, इसका जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ पे इसने दिखा रखा है, लार्ज जो लिपिड्स हैं वो बाहर की साइड प्रेजेंट है, जो स्मॉल लिपिड्स हैं ये क्या करेंगे, वाटर के अंदर डिजोल्व होंगे, डिजोल्व होकर डायरेक्ट जो है वो सेल के अंदर चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पे ये जो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका कैपिलरी नेटवर्क कुछ इस तरह का होता है, जैसे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से होते हैं। यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, मतलब ये अलग अलग पार्ट्स को जाती हैं, जैसे कि ये है, ये पूरी बॉडी को में सर्कुलेट कर देगी, ये लीवर की तरफ चली जाएगी, कोई हार्ट की तरफ तरफ चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से पहुंचते हैं। अगर हम इसके बाद बात करें तो जैसे कि ये है ल्यूमेन है यहाँ पे इंटेस्टाइन का, यहाँ पे जो सारे के सारे फूड पार्टिकल्स हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं ल्यूमेन के अंदर। अब यहाँ से जो है ये अब्जॉर्प्टिव एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से अब्जॉर्ब होके फिर ये गोल्गी अपरेटस से जाती हैं, यहाँ से फिर ये, ठीक है, ये इस तरह से जो एक पूरा प्रोसेस फॉलो करती हैं। यहाँ पे जाके ये लैक्टल के अंदर एंटर हो जाती हैं, लैक्टल के अंदर एंटर होने के बाद क्या होती है, ये पूरी बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट करवा देता है। जो ब्लड है, लेक्टल में जो है ब्लड है, वहां से जो ब्लड रिलीज हो रहा है, वहां से जो भी इसके अंदर न्यूट्रिएंट ऐड हुआ है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे फिर वो कार्बोहाइड्रेट है या फिर लिपिड है, सारे के सारे क्या होंगे, डिजोल्व हो जाएंगे और पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो फूड का अब्जॉर्प्शन होता है वो होता है। ठीक, अभी अब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस सबको समझ में आई? जी मैम। लकी, प्रिया, आपको समझ में आई? यस मैम। ओके, ठीक है, तो मतलब मैंने अभी ये थोड़ा बस हल्का हल्का मैं एक टाइप से बिल्कुल हेडिंग से ही तुम्हें बता रही हूँ, ताकि तुम्हें यूं हो जाए कि उसके अंदर क्या है और तुम उसको थोड़ा खुद से पढ़ सको। ठीक है, तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन मैमल्स। अब फिजियोलॉजी, अभी तक हमने क्या करा है, हमने ये देख लिया कि कौन से एंजाइम हमारे पास हैं, कौन से ऑर्गन्स हमारे पास हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स है, कौन सा न्यूट्रिएंट किस एंजाइम से डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अब हमने ये भी देख लिया कि डाइजेस्ट होने के बाद फूड का होता क्या है, किस तरह से वो ब्लड के अंदर जाता है। अब हम देखते हैं उसकी फिजियोलॉजी, मतलब कि किस तरह से जो डाइजेशन है वो पर्टिकुलर एक ऑर्गन के अंदर किस तरह से वो होता है। तो ये जो होती है, ये प्रोसेस होती है जिसके अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर या मैमल्स के अंदर सिमिलर ही होती है। ठीक है, इसके अंदर जनरल मैकेनिज्म फॉलो करा जाता है, जिसके अंदर डाइजेशन या अब्जॉर्प्शन जो है वो अप्लाई होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म तो नहीं कह सकते, जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, डाइजेशन अब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ ही होता है, क्योंकि उनकी एक ही सेल है। अगर हम बात करें मल्टी
सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो इसके अंदर क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पहले डाइजेशन होगा, आफ्टर दैट अब्जॉर्प्शन जो होता है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन। ठीक है, या फिर मैमल्स का एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी के अंदर स्टार्टिंग आती है, यहाँ से देख लेते हैं। पहले हमारा आएगा ओरल कैविटी। ठीक है, देखो यहाँ से ओरल कैविटी आती है। यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होता है, जिसके अंदर च्यूइंग होती है, स्वेलोइंग होती है, केमिकल्स जो होते हैं, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट। यहाँ पे कौन सा केमिकल होता है, यहाँ पे होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि फैट का या जो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करवाता है ओरल कैविटी के अंदर। उसके बाद हम आते हैं ईसोफेगस के अंदर, जहाँ पे पेरास्टोल्टिक मूवमेंट होती है। पेरास्टोसिस मूवमेंट के थ्रू जो है फूड है वो स्टमक के अंदर आ जाता है। यहाँ पे कुछ खास नहीं होता है, बस थोड़ी बहुत म्यूकस ऐड कर दी जाती है फूड के अंदर, ताकि वो थोड़ा सा लुब्रिकेंट, एज ए लुब्रिकेंट वो एक्ट करे, और जो फूड है वो स्मूथली उसको हम नीचे लेके आ सके स्टमक के अंदर। ठीक है, जब हम स्टमक में जाते हैं तो स्टमक में क्या होता है, कुछ मैकेनिकल डाइजेशन होता है, जिसके अंदर मतलब यहाँ पे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मिक्सिंग हो गई है। ठीक है, फिर केमिकल डाइजेशन होता है प्रोटीन्स का, फैट्स का। उसके बाद होता है अब्जॉर्प्शन अल्कोहल्स या एस्पिरिन, मतलब जो अल्कोहल्स वगैरह जो इस तरह की जो कुछ मेडिसिन ली जाती है, मोस्ट प्रोबेबली वो हमारे स्टमक के अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो प्रोटीन्स है उनका डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। अदर देन इसका एक और काम होता है स्टमक के अंदर, जो एचसीएल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एचसीएल जो होता है वो क्या करवाता है, अदर फूड के साथ जो भी बैक्टीरियाज वगैरह हमारी बॉडी के अंदर या फिर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, वो उनको किल कर देता है। एचसीएल का जो एसिडिक नेचर है उसकी वजह से वो किल हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमारा गाल ब्लैडर प्रेजेंट है, लीवर प्रेजेंट है, यहाँ पे आसपास कहीं पेनक्रियाज भी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ से जो है वो हमारा बाइल जूस रिलीज होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स एंड फैट। आफ्टर दैट हम आ जाते हैं, मतलब ऐसा कि हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स को पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होता है, जिसके अंदर मिक्सिंग होती है, या प्राइमरी मतलब सेगमेंटेशन होता है, फूड का अलग अलग कर दिया जाता है। आफ्टर दैट जो केमिकल डाइजेशन के अंदर हम बात करें, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स में हम प्रोटीन्स भी यूज कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो है, इनका डाइजेशन होता है। इन सभी का जो है वो अब्जॉर्प्शन भी जो होता है वो मोस्ट प्रोबेबली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया है, जो भी हमारी बॉडी में जाना था, ब्लड के थ्रू जाना था, वो अब्सॉर्ब भी हो गया है। उसके बाद हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और यू कैन से जो रेक्टम एरिया है वहां पे आ जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है, जिसके अंदर सेगमेंटेशन होती है। मतलब देखो, ऑब्वियसली मैकेनिकल डाइजेशन हर जगह पे ही है, जब तक जो फूड है वो हमारी बॉडी से पास आउट नहीं हो जाता, तब तक किसी न किसी फेज पे वो डाइजेशन वहां पे चलता रहता है। यहाँ पे कोई केमिकल डाइजेशन नहीं होता है, मतलब कि कोई भी एंजाइम एंजाइम जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा फूड आया है उसके अंदर वाटर या फिर आयन या मिनरल, विटामिन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इस तरह के जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, अगर वो एक्सेस अमाउंट में है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, वो रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, वापस से उनको अब्सॉर्ब करके बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या, वाटर वगैरह की जो बॉडी के अंदर कमी ना हो। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद यहाँ से जो वाटर का रिअब्सॉर्प्शन हो जाता है, अब जो भी फिकल मैटर बचा है उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो एक जनरल रिव्यू मैंने बताया था इस डायग्राम के थ्रू, कि हमारा जो डाइजेशन है वो बॉडी के अंदर किस तरह से होता है। इसके अलावा अभी हम वन बाय वन जो है हम चलेंगे। अगर हम बात करें ओरल कैविटी की, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ओरल कैविटी के अंदर पेयर ऑफ लिप्स होता है, जो प्रोटेक्ट करती है माउथ को, और क्या करती है, फूड को रिटेन करने में हेल्प करती है। उसके बाद हमारे पास जो हमारे टिथ और टंग जो प्रेजेंट होती है, वो च्यू करने में, उसको मेस्टिकेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जो टिथ के जो है वो मैकेनिज्म है, स्पेशली टंग का और टिथ का जो मैकेनिज्म होता है, उसके अंदर सलाइवा ऐड कर दी जाती है, जिसके अंदर केमिकल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे फूड का इंजेक्शन करा जाता है। तीन मेजर पेयर जो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के, वो प्रेजेंट होते हैं, सीक्रेट करते हैं वाटरी फ्लूइड, जिसे सलाइवा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो तीन पेयर हैं, इसके अंदर पहला होता है पैराटोइड ग्लैंड, देन सबलिंगुअल ग्लैंड एंड द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, अगर हम बात करें पैराटोइड ग्लैंड की, तो ये क्या करवाता है, थिन वाटरी सीरम प्रोड्यूस करवाता है, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये क्या करता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करवाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा ग्लैंड है वो है सबलिंगुअल ग्लैंड। जो सबलिंगुअल ग्लैंड होता है वो क्या करता है, म्यूकस प्रोड्यूस करवाता है। अब ये म्यूकस क्या करती है, एज ए लुब्रिकेंट ऐड करती है फूड को जो है स्टमक तक पहुंचाने में, ताकि वो कहीं पे अटक न जाए। ठीक है, इस वजह से। अब जो थर्ड होता है वो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्या करता है, सिक्रेट करता है, कुछ बफर्स होते हैं
के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने दिया है म्यूसिन। म्यूसिन जो होता है, म्यूसिन क्या करता है, इसके अंदर वोटर इसके साथ वाटर के साथ जो होते हैं म्यूकस प्रेजेंट होती है, और जो लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होता है टंग के अंदर, वो सिक्रेट करता है दोनों, म्यूकस भी और बोटरी लिंगुअल लाइपेज भी, जो कि एक्ट करता है एज 30% ऑफ डाइटरी, मतलब कि जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है सिंपल फैटी एसिड से फिर डाइग्लिसराइड्स के अंदर। तो देखो कितना सारा काम तो जो है वो हमारी ओरल कैविटी के अंदर ही हो जाता है, मतलब डाइजेशन जो है वो हमारा ओरल कैविटी में ही हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो स्लाइवरी म्यूकस होती है, सलाइवा के अंदर जो म्यूकस प्रेजेंट हुई है, वो क्या करवाती है, फूड को लुब्रिकेंट देती है, मॉइस्ट, मतलब उसको थोड़ा मॉइस्ट करवा देती है, जिसकी वजह से जो हमारे गम वगैरह हैं, ठीक है, जो हमारे मसूड़े हैं वो बच सकें, ठीक है, उसको इजीली स्वेलो करा जा सके, टेस्ट बड्स जो है वो अच्छे से चलते रहें, ठीक है। इसी तरह से जो सलाइवा होती है उसके अंदर बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होते हैं, जो कि बफर केमिकल, मतलब वो क्या करवाते हैं, जो केमिकल्स होते हैं माउथ के अंदर उनको प्रिवेंट करवाते हैं टूथ को टिके करने के लिए, मतलब जो भी हमारे माउथ के अंदर जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं, हमारे जो दांत हैं उनको खराब ना हो, इसके लिए बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज जो है वो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब जो लाइसोजाइम होते हैं वो क्या करवाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे फूड के अंदर उनको माउथ में किल करवा दिया जाता है। जो स्लाइवरी अमाइलेज है उसका फंक्शन वही स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, उनकी बोन्स की क्लीवेज शुरू हो जाती है, ठीक है। जो ट्राइग्लिसराइड्स या फिर जो जैसे कि माल्टोट्रायोज होते हैं, इनको शॉर्ट चेन्स के अंदर ग्लूकोज पॉलीमरेज के अंदर इनको ब्रेक डाउन कर दिए जाते हैं और इन्हें अल्फा डेक्स्ट्रिन्स कहते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें, जो टंग है, टंग की जो मूवमेंट होती है वो क्या करवाती है, फूड को और सलाइवा को मिक्स करने में अच्छे से हेल्प करती है, उसको एक बोल शेप बना देती है, फूड बोल्स बना देती है। अभी जो फूड बोल्स होते हैं जैसे बन जाती हैं, तो जो टंग है वो हमारी उसे पुश कर देती है, ओरल कैविटी से जो है उसको नीचे कर देती है, ट्रिगर करवाने में हेल्प, स्वेलिंग करवाने में जो हमारी टंग उसको हेल्प करती है। अब ये जो बोल्स होती हैं इसको फेरिंग्स में या थ्रोट के अंदर इसको भेज देती है, वहां पे जो स्वेलिंग होती है वो वॉलेंटरली, मतलब कि इनवॉलेंटरली होती है, मतलब कि मर्जी होती है हमारी, हम उसको स्वेलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, पर कुछ ऐसा टाइम जो होते हैं वो, अगर वो हमारे थ्रोट तक या पेरिंग्स तक चली गई है तो हम उसको वापस से नहीं हटा पाते हैं, हमें वो निगलना ही पड़ता है, ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ स्वेलोइंग, जब हम स्वेलोइंग स्टार्ट होती है तो फूड क्या करता है, प्रिवेंट फ्रॉम द एंटरिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय लैरिंग्स, ठीक है। अब एक लैरिंग्स जो है वो एक अपवर्ड जो एक मूवमेंट एपिग्लोटिस के ऊपर जो प्रेजेंट होती है, मतलब एपिग्लोटिस की जो उसके पास प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, खाना हमने खा लिया, अब इफ यू रिमेम्बर हमारे पास वहीं पे दो गट्स प्रेजेंट होती हैं, एक जो है वो हमारी रेस्पिरेटरी है और दूसरी वाली जो है वो हमारी फूड पाइप है, ठीक है। तो हमें ऑब्वियसली हमें मेक श्योर करना है कि वो हमारी रेस्पिरेटरी पाइप में ना जाए, क्योंकि वहां पे जाएगी तो हमारी ऑक्सीजन की या फिर जो हमारी मूवमेंट है एयर की वो रुक जाएगी, ठीक है। तो जो उसके ऊपर एक लैरिंग्स जो है वो प्रेजेंट होती है, एक फ्लैप प्रेजेंट होता है जो कि उसकी एंट्री को वहां पे रोक देता है। एक बार जो फूड स्वेलो हो जाता है तो जो जो नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीट करता है ड्यू टू नर्वस रिफ्लेक्स, मतलब कि जैसे ही फूड स्वेलो करना होता है तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, मतलब वो हमारी ब्रेन जो है वो एक रिफ्लेक्स देता है कि अब इसको हमने नीचे निगलना है, तो इस तरह से जो हमारा कंप्लीशन होता है, जैसे ही एंट्री हो जाता है फूड बोल के ईसोफेगस के अंदर, तो उसके अंदर जो स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं ईसोफेगस के अंदर, पहले वो मतलब जैसे ही वो एंट्री हुई तो वो रिलैक्स हो जाएंगी ताकि वो थोड़ा सा उसके अंदर एंटर हो जाए, देन कॉन्ट्रैक्ट होंगी, वो आगे बढ़ जाए, फिर आगे वाली रिलैक्स हो जाएंगी, देन फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से जो है वो मूवमेंट चलती है। Unlike the pharynx, the hollow muscular tube like oesophagus actively move the food balls into the stomach, ठीक है। पेरिस्टोलसिस मूवमेंट से जो फूड है वो स्टमक के अंदर चला जाता है। उसके बाद जो है एलिमेंट, ठीक है, इसोफेगस के अंदर चला गया। इसी तरह से जैसे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, वैसे ही मसल्स जो होती हैं वो इसोफेगस तक प्रेजेंट होती हैं, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सेम मसल्स प्रेजेंट होती हैं। जो इसोफेजियल ग्लैंड जो होते हैं, जो भी म्यूकस सिक्रेट करते हैं, वो लुब्रिकेट कर देते हैं बोल्स को, फ्रिक्शंस को लूज कर देते हैं, ठीक है। अब जो पैसेज होता है सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड का माउथ से स्टमक के अंदर 4 से 8 सेकंड ही लेता है, ठीक है। 4 से 8 सेकंड के अंदर जो हमारा फूड है वो स्टमक तक चला जाता है। वेरी सॉफ्ट फूड या भी जो लिक्विड है वो 1 सेकंड के अंदर ही नीचे चला जाता है। नाइदर द फेरिंग्स नॉर द इसोफेगस कंट्रीब्यूट टू द डाइजेशन। अब यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी है कि फेरिंग्स या जो इसोफेगस है उसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो किसी तरह का भी जो डाइजेशन है वो नहीं करवाते हैं, उनका काम सिर्फ इतना है कि वो फूड को ऊपर से मतलब ओरल कैविटी से लें बाय द हेल्प ऑफ टंग और उसको स्टमक तक पहुंचा दें। जैसे यहाँ पे देखो ये हमारी टंग है,
फेरिंग्स जो है ये यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है, ग्लोटिस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि प्रिवेंट करता है यहाँ से कि फूड जो है वो यहाँ पे ना जाए बल्कि यहीं पे जाए। ठीक है। जो यहाँ से फूड बॉल बन गई है, टंग की हेल्प से ये क्या होगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। यहाँ से जो इसोफेजियल स्फिंक्टर मसल्स होती है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट थी पहले। जैसा ही फूड बॉल नीचे आएगी ये क्या करेंगी, ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इस तरह से जो है जो फूड का डाइजेशन है वो कंटिन्यू चलता रहता है। क्या ये क्लियर है कि ओरल कैविटी के अंदर किस तरह से, देखो ओरल कैविटी के अंदर, इसमें हमने ओरल कैविटी पढ़ी है, उसके साथ टंग टिथ इनका क्या का काम है, देन उसके बाद हमने देखा ईसोफेगस का क्या काम है, ईसोफेगस के साथ साथ फेरिंग्स और लैरिंग्स। ठीक है। एपिग्लोटिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसका क्या क्या काम है, तो ये चीजें हमने अभी तक देखी हैं। इसमें किसी को डाउट है तो वो मुझे बताओ। ये याद रखना कि उसके अंदर तीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और तीनों का काम क्या 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 होता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। नो मैम। ओके अनिशा। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द डाइजेशन इन द स्टमक। जैसे ही हमारा खाना जो है वो इसोफेगस से हमारे स्टमक के अंदर चला गया है, तो जो स्टमक है वो, ठीक है, वो जैसे ही हमारे डायफ्राम है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर कम से कम भी 2 लीटर जो फूड है या जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, वो स्टोर हो सकता है, 2 लीटर तक ये स्टोर कर सकता है। इसके जो अंदर जो वॉल प्रेजेंट होती है उसे स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर जो है तो ये दोनों साइड प्रेजेंट होती है। एंट्री के ऊपर भी स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है और जो स्टमक से एग्जिट होता है तो वहां पे भी स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है, जिसका इन्होंने नाम दिया है gastroesophageal sphincter and oesophageal end of the stomach and the pyrolytic sphincter। ठीक है। जो पायरोलिटिक स्फिंक्टर होती है, जो पायरोलिक स्फिंक्टर्स होती हैं वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होती हैं, और जो इसोफेगस की मतलब जो ऊपर वाली साइड प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर्स। तो जो मसल होता है वो मैकेनिकली मतलब डाइजेस्ट करता है फूड बॉल्स को। मतलब कि इसके अंदर जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो इसके अंदर भी होता है, इसी के साथ साथ इसके साथ जो एचसीएल प्रेजेंट होता है या फिर जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्प से भी यहाँ डाइजेशन होता है। जो वॉल होती है स्टमक की, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, मतलब कि वो 4 लेयर से बनी हुई होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक से बनी हुई होती है, जिसके अंदर सबसे अंदर वाली जो होती है म्यूकोसा होती है, फिर उसके बाद सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस एंड सिरोसा। ठीक है। इस तरह से जो 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, देखो इसके अंदर आई थिंक इसने दिखाई होगी, नहीं इसमें इसने नहीं दिखा रखी है। ठीक है। तुम वैसे याद रख लेना, इसके अंदर जो 4 लेयर्स होती हैं, पहली होती है जो सबसे अंदर वाली होती है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस एंड सिरोसा। अब जो एपिथेलियम लेयर होती है स्टमक की वो क्या करती है, सिक्रेटरी शीथ होती है, मतलब इसके अंदर कुछ कॉलुमिनर और एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो ग्लैंड होता है इसके अंदर वो होता है पायरोलिक पार्ट ऑफ द स्टमक। जो पायलोरिक पार्ट होता है स्टमक का, जो नीचे वाला पार्ट होता है वो ग्लैंड होता है, जो कि सिक्रेट करता है अल्कलाइन म्यूकस को रेदर देन द एंजाइम और एसिड। मतलब ये कोई भी एंजाइम या एसिड सिक्रेट नहीं करता है, ये एक म्यूकस को सिक्रेट करता है। अब म्यूकस क्या करेगी, पूरे के पूरे स्टमक का जो सरफेस है उसको कवर कर लेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एपिथेलियम की जो लाइनिंग है सेल की वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, जो एसिड उसके अंदर प्रेजेंट था। ठीक है। जो स्टमक ने जो HCl रिलीज करा था उसकी वजह से जो भी एपिथेलियम लाइन है उनको कोई भी हार्म ना हो, इस वजह से पायलोरिक पार्ट जो होता है स्टमक का, जो पायलोरिक ग्लैंड होता है वो क्या करता है, एक म्यूकस रिलीज कर देता है। जो फंडस होता है, जो फंडस रीजन होता है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कर देंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो डोमिनेटेड बाय 2 टाइप ऑफ सिक्रेटरी सेल्स। इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वन इज पेराइटल सेल्स एंड सेकंड वन इज द चीफ सेल्स। अब जो पेराइटल सेल्स होती हैं, सेल्स सीक्रेट करती हैं हाइड्रोजन आयन जो कि फॉर्म करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है। जो पेराइटल सेल्स थी इनका काम होता है हाइड्रोजन आयन रिलीज करना। अब हाइड्रोजन आयन की वजह से क्या होगा, HCl रिलीज होता है स्टमक के ल्यूमेन के अंदर। अब जो पेराइटल सेल्स होती हैं वो सीक्रेट करती हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, एक ग्लाइकोप्रोटीन जो हेल्प करता है विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही उसका अब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके अलावा जो चीफ सेल्स प्रेजेंट थी वो पेप्सिनोजन सीक्रेट करती हैं। अब ये जो पेप्सिनोजन है वो प्रोटेज एंजाइम का प्रिकर्सर होता है, मतलब कि पेप्सिन जो है ये एंजाइम बन जाएगा पेप्सिनोजन, उसके बाद ये क्या करेगा, प्रोटेज एंजाइम है, इट मीन्स कि वो प्रोटीन का डाइजेशन करवाएगा। दोनों टाइप की जो सेल्स होती हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड की पिट में प्रेजेंट होती हैं। जो सिक्रेशन होता है म्यूकस का, पेराइटल का, चीफ सेल्स का, ये क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है। ये जो सारी चीजें मिल जाती हैं वो बनती है गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर टोटल 2000 से 3000
मिलीलीटर पर डे रिलीज होता है, मतलब जो कि कलरलेस होता है। इसके अंदर एसिडिक जो है वो ज्यादा होता है। लिक्विड जो होता है इसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होती है, HCl प्रेजेंट होती है, और जो प्रोटियोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक पेप्सिन प्रेजेंट होते हैं, रेनिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो रेनिन होता है मोस्ट प्रोबेबली जो है, जो बच्चा है जो अभी तक इन्फेंट है उसके लिए, मतलब उसके जूस में पाया जाता है, जो कि एक्ट करता है मिल्क प्रोटीन की तरह, एक्ट करता है, जो कन्वर्ट करता है कैजीन को पैरा कैजीन के अंदर। ठीक है, मतलब कि मिल्क जो है उसको डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। अगर हम इसके बाद इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कुछ टाइप की जो एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स जो होती हैं वो स्कैटर्ड होती हैं म्यूकस, मतलब जो सीक्रेट हुई थी स्टमक के अंदर, जो म्यूकस सीक्रेट हुई थी उसके अंदर एंटीरो एंडोक्राइन स्टमक के जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो सेल्स होती हैं क्या करती हैं, 7 हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं, एटलीस्ट 7 हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं, जो कि मोस्ट, इनमें से जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है वो होता है गैस्ट्रिन। ठीक है, प्रोड्यूस्ड होता है जी सेल्स से, जो कि मोस्ट अबंडेंट होता है गैस्ट्रिक पिट के अंदर, पाइलोरिक रीजन के अंदर जो प्रेजेंट होती है। जो गैस्ट्रिन है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ बोथ पैराइटल एंड चीफ सेल्स एज वेल एज कंट्रैक्शन ऑफ गैस्ट्रिक वॉल दैट मिक्स द स्टीरियर गैस्ट्रिक कंटेंट। देखो, पहले क्या हुई, म्यूकस सिक्रेट हुई। ठीक है, जो पाइलोरिक ग्लैंड था उसने म्यूकस सिक्रेट कर दिया। अब उस म्यूकस के अंदर एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट थी। जो एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स हैं वो क्या है, उनके अंदर 7 टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, उन्हीं के अंदर जी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और वो जी सेल्स क्या करती हैं, गैस्ट्रिन जो है उसको रिलीज करवाती हैं। अब गैस्ट्रिन का काम क्या है, गैस्ट्रिन क्या करेगा, जो 2 टाइप की जो पैराइटल और जो चीफ सेल्स प्रेजेंट थी उन दोनों का रिलीज करवाएगा। उसके रिलीज करवाने के साथ साथ जो गैस्ट्रिन है वो क्या करेगा, जो गैस्ट्रिक वॉल प्रेजेंट है उसको कॉन्ट्रैक्शन करवाता रहेगा, जिसकी वजह से जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट रिलीज हो रहा है उसके अंदर प्रेजेंट है वो सारा का सारा मिक्स होता रहे और पूरे स्टमक के अंदर इधर उधर जाता रहे। ठीक है, जो पाइलोरिक रीजन होता है वो कंटेन करता है जो एंटीरो एंडोक्राइन डी सेल्स है। रीजन के अंदर डी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये क्या सीक्रेट करवाती हैं, ये करवाती हैं सोमास्टेटिन। ठीक है, जो सोमेटोस्टेटिन है इसको रिलीज करवाती हैं। ये हार्मोन क्या करता है, गैस्ट्रिन के जो रिलीज है इसको इनहिबिट करवाता है। जी सेल्स ने क्या करा, गैस्ट्रिन को रिलीज करवा दिया। जैसे ही गैस्ट्रिन रिलीज हुआ उसके साथ ही, मतलब कि ज्यादा अमाउंट में गैस्ट्रिन रिलीज ना हो जाए इसी वजह से उसके पास डी सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब ये डी सेल्स क्या करेंगी, ये गैस्ट्रिन को रिलीज कर, मतलब जो गैस्ट्रिन रिलीज हो रहा है उसको इनहिबिट कर देंगी, उसको ज्यादा अमाउंट में रिलीज नहीं होने देंगी। जो डी सेल्स होती हैं ये कंटिन्यूअसली रिलीज करती रहती हैं सीक्रेशन को इंटेस्टिनल फ्लूइड के अंदर, जो कि जी सेल्स के आसपास प्रेजेंट होता है। जो न्यूट्रल और जो हार्मोनल स्टिमुलाई होती हैं वो क्या होती हैं, ओवरराइड द इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिन प्रोडक्शन व्हेन द स्टमक इज प्रिपेयरिंग फॉर डाइजेशन और ऑलरेडी एंगेज्ड इन द डाइजेशन। मतलब कि जब स्टमक जो है खुद को तैयार कर रहा है किसी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए, या फिर वो ऑलरेडी किसी डाइजेशन में है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन है, जो गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन है वो न्यूट्रल होता है, या जो हार्मोनल स्टिमुलाई है वो उसको रोकती रहती हैं, ताकि किसी भी टाइप का जो इनहिबिशन है वो उसके अंदर ना हो, ज्यादा HCl ना हो, ज्यादा म्यूकस प्रेजेंट ना हो, या फिर ज्यादा जो भी है जी सेल्स के जो प्रेजेंस में जो गैस्ट्रिक है वो ज्यादा ना बन जाए। ठीक है, जो पेराइटल चीफ सेल्स हैं इनके सबकी चीजों को मैनेज करने के लिए जब डाइजेस्ट हो रहा है या कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रही है तो सारी चीजों को कंट्रोल में रखती हैं। उसके अलावा कुछ और भी हॉर्मोन्स होते हैं जो कि काम करते हैं, जैसे कि हंगर वगैरह हो, या स्टैटी, मतलब कि फीडिंग ऑफ नॉट बीइंग हंग्री, इस तरह की कोई ऐसी फीलिंग आ रही है कि अभी भूख लगी ही नहीं है, ऐसा कुछ हो जाता है। अनदर हार्मोन फ्रॉम द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, द ओबेस्टेटिन इज थॉट टू डिक्रीज एपेटाइट एंड इनहिबिट थ्रस्ट। ठीक है, तो इस तरह की जो थ्रस्ट होती है वो होती है। मैम, वॉइस ऑडिबल नहीं हो रही है।